स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्या SRS एकेडमी में। और आज हम NCERT क्लास 9th के मैथ को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्नावली आज देखेंगे, प्रश्नावली 1.1, और इसे समझेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और प्रश्नावली 1.1 हमें शुरू करने से पहले या सॉल्व करने से पहले क्या क्या जान लेना ज़रूरी है। तो आइए हम इसमें जितने नंबर को जानना है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं, यूँ तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जितनी इसमें ज़रूरत है उतनी हम बताएंगे। बाकी जैसे जैसी ज़रूरत आती जाएगी आगे के वीडियो में आपको बताई जाएंगी, क्योंकि 10-12 प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो इसमें केवल हमें जानना है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक। ये 5 प्रकार के हम जानेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, ये पहला है। दूसरा पूर्ण संख्याएं, तीसरा पूर्णांक और चौथा परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, और पांचवा है अपरिमेय संख्याएं। पहले प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए इन 5 प्रकार के नंबरों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हमने लिखा है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनका हम गिनती के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 से करते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक होती हैं। ये अनंत का सिंबल है, ये अनंत का प्रतीक है। तो 1 से स्टार्ट करते हुए अनंत तक जाते हैं, वो हमारे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं में, केवल प्राकृतिक संख्याओं में 0 बढ़ा देने से वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। केवल पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं में एक 0 का अंतर है। 0 हटा दें तो हमें ये जो संख्याएं मिलती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 2 संख्याओं के बारे में हम जान गए, अब हम पूर्णांक के बारे में जानते हैं। तो हमने संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना इन नंबरों को देखा है कई बार किताबों में। संख्या रेखा पे ऐसे लिखा होता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इसमें भी अनंत तक होता है। दाहिनी तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं और बाईं तरफ निगेटिव नंबर होते हैं। 1, यहाँ -2, यहाँ -3, इस तरह से बाईं तरफ, 0 की बाईं तरफ नकारात्मक अंक और इधर पॉजिटिव अंक होते हैं। तो इन सभी के समूहों को हम पूर्णांक कहते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के साथ साथ, इन नंबरों के साथ साथ, इन नंबरों के निगेटिव भी पूर्णांक में आते हैं। काफ़ी आसान है समझना। जो भी आपने प्राकृतिक संख्याएं देखी हैं, इसमें केवल 0 बढ़ा देने से पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना है 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, केवल ये पूर्ण संख्या में आती हैं। और एक प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, और इन दोनों के जो समूह हैं उसका नकारात्मक भी हम लेते हैं, मतलब निगेटिव नंबर भी लेते हैं। तो वो निगेटिव और पॉजिटिव, यानी ये दोनों और प्लस इसके निगेटिव, दोनों मिलके और ये पूर्णांक बनाते हैं। तो पूर्णांकों के अगर हम समूह को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0, 1, 2,
इस तरह से इधर पॉजिटिव में भी अनंत तक और निगेटिव में भी अनंत तक हो जाएंगे। तो ये पूर्णांक कहलाता है। ठीक, अब इन 3 नंबरों को हम समझ गए। अब चलते हैं परिमेय संख्या पे, उसके बाद अपरिमेय, फिर हम प्रश्नावली 1.1 के चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परिमेय संख्याओं के लिए परिभाषा में कहा जाता है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। तो अभी सबसे कठिन चीज़ ये है कि हम p/q के फॉर्म में हम किन किन संख्याओं को लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में हम इन नंबरों को भी लिख सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर के नीचे यदि हम 1 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे हम 2/1 लिख दिए तो इसका आंसर 2 ही आता है। तो यानी ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हुई, क्योंकि हम इसके नीचे q के स्थान पे 1 ले सकते हैं। यहाँ पे परिभाषा में ये भी कहा जाता है कि q = ≠0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये भी देख लेते हैं। जैसे हम 4 में यदि 2 से भाग दें तो आंसर 2 आता है, और इसके हम आंसर की चेकिंग कैसे करते हैं, तो आंसर अगर हमें भागफल 2 मिला है तो जिससे भाग दी हैं उसका गुणा हम करते हैं भागफल में, तो हमें इसके बराबर मिलना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं q = 0 क्यों नहीं होता है। यदि हम 4/0 लिख दें तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, 4 या 0, कौन सा सही है? यहाँ कोई सही नहीं है, क्योंकि यदि हम 4 लिखते हैं तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो वो 0 लाता है, इसके बराबर नहीं आता है। और यदि 0 लिखते हैं तो भी हम 0 से 0 का गुणा करेंगे तो वो इसके बराबर 4 नहीं ला रहा है। तो यहाँ दोनों आंसर सही नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे अंकों को बोलते हैं कि ये अंक अपरिभाषित है। ये क्या है? अपरिभाषित है। इसीलिए यहाँ कहा गया है परिभाषा में कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में ले सकते हैं और q = 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो यही कंडीशन आ जाएगा जो अभी मैंने आपको बताया है। परिमेय संख्या हमने बता दिया कि जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। तो ठीक इसका उल्टा होता है अपरिमेय संख्या, हम उसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आइए हम थोड़ा उदाहरण से देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और कौन /सी ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 3 नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे हमने ले लिया 6/3 और 5/2 और हमने ले लिया एक और 10/3। इन तीनों को सॉल्व करते हैं। ये तीनों ही परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि हमने p/q के फॉर्म में तीनों को लिया हुआ है। साथ ही साथ q = 0 होना चाहिए, तो q कहीं भी 0 नहीं है। तो हम इसे हल करते हैं, ज़रा इसका आंसर देखते हैं। तो इसका हल निकालेंगे तो ये 2 आएगा। 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो ये सिंपल एक पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या या जो भी कहिए, ये बिना दशमलव में आया। कभी कभी हम p/q को सॉल्व करते हैं तो दशमलव में आता है, तो आपको घबराना नहीं है, दशमलव की भी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। यहाँ पे हम यदि इसको हल करते हैं तो ये हमें लाएगा 2.5। यहाँ का आंसर 2.5 आएगा। जैसे हम भाग के रूप में ऐसे लिखते हैं, 2 से 5 को काटेंगे तो 2 बार में 4 होगा, और यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। फिर भाग नहीं जाता है, पॉइंट दे के 0 बढ़ाएंगे, 2 बचे 10, तो ये पूरी कट जाएगी। यानी इसका आंसर 2.5 आया। दशमलव के बाद सिर्फ 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम 10 में यदि 3 से भाग देते हैं तो 3 × 3 = 9 हुआ, फिर 1 बचा। यहाँ भी हम पॉइंट देंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट दे के 0 बढ़ाए, फिर 3 लिए, फिर 9 आया, फिर हमारा 1 बचा, फिर हम 0 देंगे। इस तरह से ये 3 3 3 3 इनफाइनाइट चलता जाएगा। तो ऐसी भी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं।
यानी हम ऐसा कहेंगे कि वे संख्याएं जो दशमलव में आए और रिपीट करती हूँ अपने आप को, वे परिमेय संख्या हो गई। दशमलव में आंसर आए और वो रिपीट ना भी करे तो परिमेय संख्या हो गई। या कुल मिला के एक पूर्णांक आए, वो भी परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या बस वही होती है जो दशमलव में भाग देने पे उसका मान दशमलव में आता है और वो रिपीट भी नहीं करता है। जैसे इसमें तो रिपीट कर रहा है ना, 3-3, कोई एक संख्या या कोई दो संख्या बार बार रिपीट करेगी तो वो संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन अपरिमेय संख्याएं ना तो कभी कटती हैं और ना ही कभी एक ही अंक बार बार रिपीट होती है। बस इतना ही अंतर है अपरिमेय संख्याओं में, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी कहीं ना कहीं कट जाती है। वो दशमलव के 3-4 स्थान पे, 5 स्थान पे, 10 स्थान तक कट जाती हैं। कुछ नहीं भी कटती हैं, जैसे कि ये है। तो ये क्या करती हैं, नहीं कटती हैं तो कम से कम एक ही अंक को बार बार रिपीट करती हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या ना तो पूर्ण रूप से कटती है और ना ही रिपीट करती है। इतना ही अंतर है बस परिमेय संख्याओं में। तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कटती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करती है। तो ऐसी संख्याएं अंडर रूट वाली होती हैं, जैसे √2, √3, √5। ये सभी संख्याएं जो होती हैं, इनका मान अगर हम निकालें तो ये दशमलव में आती हैं और दशमलव में आने के साथ साथ ये कभी रिपीट भी नहीं होते हैं और ना ही कभी पूर्ण रूप से कटते हैं। इसलिए ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या कही जाती हैं। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि शायद आप लोग इन कम से कम 5 नंबरों को ज़रूर समझ गए होंगे। और अब हम कुछ सवाल को देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 से 4 सवाल है और उन चारों सवालों को देख लेते हैं। तो पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q = 0। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमारा जो आंसर होगा वो हाँ होगा। आप पहले ही हमने बताया है वीडियो के शुरू में ही कि जो भी ये प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्या में आती हैं। तो शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। ध्यान देंगे ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, फिर भी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ आंसर हो गया हाँ। क्या इसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे 0/1। हमने शुरू में ही बताया है कि 1 किसी भी नंबर के नीचे लिखने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ 0/1 = 0। तो इसे p/q के फॉर्म में हम ले लेंगे, जहाँ p और q पूर्णांक है। तो यहाँ 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। q = 0, तो यहाँ q ≠ 0 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। जैसे हम 5, 6, 7, अगर 5 और 7 के बीच कहें कि 5 और 7 के बीच की संख्या एक संख्या निकालिए, तो बेशक आप इसे जोड़ेंगे 12 होगा और उसे आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा, जो इसके बीच की संख्या बताएगी। तो कभी भी दो अंकों के ठीक बीचों बीच की संख्या निकालने के लिए उन्हें हम जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं, यानी 1/2 से गुणा कर देंगे तो ठीक उसके बीच की संख्या निकालेगी। लेकिन यहाँ पे 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो एक एक करके हम उसे निकालते हैं। हमारा निकाल पड़े ना। चलिए हम इनको जोड़ के और उसे 2 से भाग देते हैं तो इनके बीच की संख्या निकल जाएगी 3 + 4 और इसे 2 से भाग देना है, या यूं कहें कि इसे हम 1.2 से गुणा कर देंगे। ये 1.2 का गुणा ही किसी नंबर को आधा बनाता है। तो ये कितना आएगा? 7/2।
तो हम यहाँ लिखते जाते हैं 3 और यहाँ 7/2 और ये 4, एक निकल गया। अभी हमें इन दोनों को जोड़ के और उसे 2 से भाग देंगे तो इसके बीच की निकलेगी, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और उसे 2 से भाग देंगे तो इन दोनों के बीच की निकलेगी। तो इस तरह से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब 7/2 में 3 को जोड़ते हैं और 1/2 से गुणा कर देते हैं। 7/2 + 3, हम इसका गुणा इसमें करते हैं क्योंकि इसका हर 1 मानते हैं, और 1 मानेंगे तो एलसीएम में 2 आएगा, तो 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 × 6 और 7, 13/2 होगा यहाँ पे, और ये 1/2, तो इसका गुणा करेंगे तो 13/4, ये इसके बीच की संख्या है 13/4। अब हमें चूँकि 6 संख्याएं निकालनी है तो अभी 2 निकला, फिर हम 7/2 को 4 से जोड़ते हैं और फिर उसके बीच की संख्या निकालते हैं। तो 7/2 + 4 गुणे 1/2, 4 दूनी 8 और 7 15, यहाँ 15/2 हुआ और इधर 1/2 है, 1/2 से गुणा करेंगे तो 15/4 आएगा। ये इसके बीच की संख्या हो गई। इस तरह से हमें 3 संख्याएं प्राप्त हो गई। अब एक बार और इसको जोड़ते हैं, इनके बीच की निकाल देंगे, 4 हो जाएगा, फिर इसके बीच की निकालेंगे, 5 हो जाएगा, और फिर कोई एक और ले लेंगे। चूँकि आप कोई भी 2 संख्याएं लेके 2 से भाग देंगे तो उन दोनों के बीच की संख्या निकलेगी। ध्यान रहे कि 3 और 4 के बीच में ही 2 संख्याओं को चुनना है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। हो सकता है किताब का आंसर इससे चेंज आए, लेकिन आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी संख्या आप लिखते हैं, बस वो 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए, वो आपका आंसर सही होता है। अब हम 3 निकाल दिए, चौथा निकालते हैं। 3 और ये 13/4 को जोड़ते हैं। 3 + 13/4 और इसे भी 1/2 से, देखिए ध्यान देना है कि कोई भी 2 संख्या जोड़ने के बाद हम उसे 1/2 से गुणा करेंगे। अब 4 × 12 और 13, 25/4 और यहाँ 1/2, तो इसका आंसर आएगा 25/8। तो इसके बीच एक और संख्या आ गई 25/8। तो 1 2 3 4 निकल गई। अब इसको जोड़ते हैं, 15/4 + 4 और फिर 1/2, 1/2 इंटू यहाँ 4 चौको 16 और 15, 16 और 15 31 हुआ, 31/4। यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 31/8, ये हो गया यहाँ पे 31/8। यहाँ हम लिखते जाएंगे किसके किसके बीच की वो संख्या है। ठीक, 1 2 3 4 5 निकल गई। अब कोई और 1 2 लेते हैं और उसे सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं, 6 प्राप्त हो जाएंगी। तो हम चलिए यहाँ का ही ले लेते हैं। तो 1/2 फिर 3 और प्लस 25/8, यहाँ 1/2 गुणे 8 तिरिके 24 और 25 49/8 गुणा करेंगे तो 49/16 आया। तो यहाँ हम उसे लिखेंगे 49/16 और यहाँ स्टार्ट में 3 था। तो अब ये 6 संख्याएं 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हुई, ये आपके आंसर हुए। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक दूसरे प्रश्न के जैसा ही है, बस उसमें भिन्न के रूप में संख्याएं नहीं थी, इसमें भिन्न के रूप में संख्याएं हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी जोड़ना है और वही 1.2 से गुणा करना है। 3/5 और इसके बीच में हमें 5 निकालनी है। 1 2 3 4 5, 4/5, 1 2 3 4 5। चलिए पहला निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ना है। 3/5 + 4/5
और इन दोनों में 1/2 से गुणा करना है। यहाँ हर दोनों का समान है, तो हर दोनों का समान रहता है तो हम ऊपर के नंबरों को जोड़ लेते हैं और हर को बस 5 ही रहने देते हैं, उन्हें जोड़ते नहीं हैं। और यहाँ बस गुणा कर देना है, तो 7 का 1 में गुणा होगा 7 और 5 दूनी 10। यहाँ 7/10 1 निकल गई। अब 7/10 के साथ हम 3/5 ले लेते हैं, तो 3/5 प्लस 7/10, फिर इनमें भी 1.2 से गुणा कर देते हैं। 10 और 5 में अब यहाँ पे एलसीएम लेना होगा क्योंकि ये हर बराबर नहीं है, तो यहाँ एलसीएम 10 होगा। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इन हर से सबसे कट जाता हो। अब 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 से गुणा करना होगा 3 में 6, और प्लस यहाँ 10 से 10 एक ही बार में कट जाता है, तो इसलिए हम इसे 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही नंबर रह जाएगा। 6 7 13, 13/10 और 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 13/20। ये इन दोनों के बीच फिर एक नंबर आया 13/20। अब फिर ये दोनों हम ले लेते हैं, 7/10 प्लस 4/5, फिर इसमें भी 1.2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी एलसीएम 10 होगा और ये 7 साथ ही रहेगा क्योंकि हर बराबर है। यहाँ 2 से 2 बार में कटेगा 5 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा 1.2। यहाँ 1.2 से फिर इसमें गुणा कर देंगे, 7 और 8 जोड़ेंगे 15/10, तो गुणा करने के बाद 15/20 आया, वो इन दोनों के बीच का नंबर हो गया 15/20। अब हमने 3 संख्याएं निकाल ली हैं इन दोनों के बीच की, हमें 5 निकालनी है, फिर हम इन दोनों को ले लेते हैं और एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, आंसर हो जाएगा। चलिए 3 संख्याएं निकल गई हैं, अब हम चौथा निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। 3/5 प्लस 13/20 और इसमें भी 1.2 से गुणा करते हैं। यहाँ 5 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 20 होगा, और 5 से इसको भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 से 3 में गुणा करना पड़ेगा, 4 3 12, प्लस ये 20 से 20 एक ही बार में कट जाएगा, इसलिए 1 से गुणा करेंगे 13 में तो 13 ही रहेगा, और यहाँ 1.2 से गुणा कर देंगे। 1.2 12 और 13 25/20। यहाँ ये काट के हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 4 बार में। अब 1 का गुणा 5 में होगा 5 आएगा, और 4 का गुणा 2 में होगा 8 आएगा। यहाँ 5/8, 2 4 नंबर निकल गए, एक इनका निकाल देते हैं, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 15/20 प्लस 4/5 और इसमें भी 1.2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हर 20 लेना होगा, फिर 15 सेम वही रहेगा क्योंकि हर बराबर है। यहाँ हर बराबर नहीं है तो हम 5 से इसमें भाग देंगे, 4 4 चौको 16। अब 15 और 16 जोड़ेंगे 31/20, गुणा करेंगे तो 31/40। तो ये आपके आंसर हुए। ये 5 परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच की है। इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है या असत्य, यही बताना है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सत्य। अब हम कारण जान लेते हैं। यहाँ कारण के साथ उत्तर देने की बात कही गई है।
तो हम वीडियो के स्टार्ट में बताए थे कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को हम एम से दिखाते हैं, वो 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, वो 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 इस तरह से, ये भी अनंत तक जाती हैं। तो यहाँ पूछा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी ये वाली संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो होती हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में भी है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन ठीक उल्टा बनाई जाए, जैसे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो आंसर होगा असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक 0 ऐसा है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। तो पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा असत्य। अब हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होती है। वीडियो के शुरू में मैंने बताया भी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हम बताए थे कि पूर्ण संख्या यहाँ 0 से अनंत तक होती हैं, जबकि पूर्णांक में हम बताए थे कि इन सभी नंबरों के निगेटिव भी होते हैं, यानी माइनस वाले नंबर भी पूर्णांक कहलाते हैं। तो यहाँ हम प्रत्येक पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। चलिए तीसरा और आखिरी इसमें का देख लेते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी होगा असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या में हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में दशमलव के भी नंबर आ जाते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई दशमलव वाले नंबर नहीं होते हैं, पूरा कंप्लीट एक संख्या होती है। या हम आसानी से समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है, और ये प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, और ये हुआ परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में ये पूर्ण संख्याएं भी आएंगी और प्राकृतिक संख्याएं भी आएंगी। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी कहला सकती है और परिमेय भी कहला सकती है, लेकिन परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहला सकती, ना ही पूर्ण संख्या कहला सकती है। इस समुच्चय से शायद आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया है। अब इसके बाद अगली वीडियो हमारी प्रश्नावली 1.2 पे आएगी, और उसमें भी जो भी समझाने वाली चीज़ें होंगी उसे समझाई जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। धन्यवाद।